आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्टॉक मार्केट की ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलेगी जो अभी से पहले आपको कहीं पे भी नहीं मिली होगी। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मिलेंगे जिसको आप लाइफ लॉन्ग यूज कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बात दादाजी से। थोड़े रिवर्स एंगल में बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे 1980s, 1990s और 2000 में कैसे काम होता था। पर शुरुआत करते हैं कि आपने मार्केट को छोड़ा कब था? मैंने मार्केट को तो छोड़ा था। मार्केट क्या हुआ कि 1993 के अंदर में हर्षद मेहता जब फेल हुआ ना, तो हर्षद मेहता फेल होती मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गया। टूटने के कारण में हमारे जयपुर के अंदर में बहुत से ब्रोकर से काम था। तो उन ब्रोकरों को क्या हम आपस में एक दूसरे से उलझे हुए थे सब। कोई किस में पैसा मांग रहा, कोई किसी मांग रहा, तो सब आदमी ने हाथ खड़े करने लगे। तो हमने काम बंद कर दिया एकदम से। एक बार फॉर द टाइमिंग सिर्फ बॉम्बे काम रखा। वही केस का डिलीवरी का बॉम्बे सिर्फ काम करते थे। बाकी जयपुर इधर उधर सब काम बंद कर दिया। उस समय हमने सोचा क्या करें, पैसे तो हमारे पास थे, पैसे को करें क्या, शेयर ले नहीं सकते थे। और 1993 में हुआ था क्या मेरे साथ में, मैंने सब शेयर बेच दिए। हर्षद मेहता जैसे मैंने हर्षद मेहता न्यूज़ आई ना, उसके पहले सब शेयर मैंने बेच दिए। फिर मेरे 2 लाख के शेयर मैंने लिए थे, वो मेरे पास पड़े थे, वो 20 लाख के हो गए थे। तो मैंने सोचा यार भाई 50% इनकम टैक्स लग जाएगा, है तो 10 लाख इनकम टैक्स लग जाएगा, अगले साल बेचेंगे। तो अगले साल वो शेयर टूट गए, बाजार बढ़ा टूट गया, शेयर भी टूट गए। तो फिर हमने क्या किया, अब रुपयों का क्या करना, तो हमने कोटा स्टोन की फैक्ट्री चल दी। चलो कहानी को थोड़ा पहले चलते। 1980s में शुरुआत कैसे हुई थी? 1980 में तो मेरा क्या है कि मेरे पास कोई काम था नहीं। मैं यहाँ पर जो काम आया था 73 में एक फैक्ट्री में पार्टनरशिप में आया था, कोटा में। मैं आसाम में रहता था। आसाम से मुझे राजस्थान में शिफ्ट होना, तो मैंने राजस्थान में सर्वे किया पहले, कोटा का, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये सब सर्वे करने के बाद मुझे कोटा अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ एक पार्टी के साथ में पार्टनरशिप में राइस मिल में काम किया। वहाँ 6 साल का काम करने के बाद में 6-7 साल काम किया। 80-81 तक काम करने के बाद में मैं सोचा अब क्या करें, मैंने पार्टनरशिप निकाल ली। वहाँ पर कोई कांड डिस्प्यूट हो गया हमारे, तो मैं जब बॉम्बे भी गया, लेकिन कोई मेरे काम बैठा नहीं, कोई जान पहचान थी नहीं। फिर कोटा में एक दिन एक मेरे को दोस्त मिल गया, उसने कहा कि शेयर का काम कर लो, मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा यार मुझे ABCD मालूम नहीं थी शेयर की, मैं क्या जानूं शेयर, मैं पढ़ा हुआ भी नहीं था इतना। बोला कहा वो मैं सब सिखा दूंगा। वो जयपुर वाला बड़ा अच्छा आदमी था, वो उसने मुझे काम सिखाया। और फिर मैंने 80-81 से मैंने शेयर का काम जयपुर करता था, सिर्फ जयपुर। तो काम कैसे होता था उस समय? उस समय काम ये होता था कि मेरे पास जो मेरे को तैयार करने पड़े इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं था। मैंने इन्वेस्टर तैयार किए। फिर जयपुर वाले से रोज दिन में बात करता था, दिन में बात करके उसे भाई क्या भाव है, इसका क्या भाव है, ये क्या भाव ले रहे हो, तो वो बताता। अच्छा, आपको ऐसे फोन में नहीं पता चलता था कि क्या चल रहा है अभी भाव? कुछ भी नहीं, ऐसे ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंड काम था, एकदम ब्लाइंड। वो जो कहते वही भाव है। कि कुछ ब्रोकर तो ऐसे थे कि कुछ चीटिंग भी करते थे। कैसे? क्या करते हैं, जैसे मार्केट में बॉम्बे स्टॉक में मैंने जैसे SBI बेचने को दिया, SBI बेचने को दिया। एग्जाम्पल, SBI का दाम है, ऊपर में SBI गया 300 रुपया, नीचे में बिका 260 रुपया। तो यदि मैंने बेचने में लिखा है ना, तो मुझे 260 का भाव देगा, तो आपका 260 बिक गया। और वो खरीदने में लिखा मुझे 300 खरीद के देगा, चाहे उसे किसी भाव काम किया हो, उसका कोई भी इंक्वायरी नहीं, किसी कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे चलता था उस समय का। और कभी कभी तो दूसरे दिन सौदे कंफर्म होते थे, ये था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें जो थी ना, वो थी बेड डिलीवरी। मतलब बेड डिलीवरी क्या होता है उसमें, शेयर, ये आज तो आपके पास शेयर आते नहीं है, जाते नहीं है। उसमें शेयरों की डिलीवरी होती थी। ये शेयर छपे शेयर आते थे कागज, और इनकी डिलीवरी देते थे। तो डिलीवरी के ऊपर साइन देता था कि किसके नाम से शेयर है, उसका साइन होता था। अगर वो साइन थोड़ा गलत कर देना, तो साइन कंपनी बेड डिलीवरी कर देती थी, साइन नहीं मिल रहे हैं, बेड डिलीवरी शेयर है। तो बेड डिलीवरी हमारे पास वापस आती, हम उस पार्टी को ढूंढते, उसको देखते, उसे दूसरे साइन कराते, नोटिस टेस्ट करवाते, उसके बाद फिर वापस भेजते, तब जाके उसका पैसा मिलता था। बड़ा लंबा प्रोसेस था। और सबसे बड़ी बीमारी बेड डिलीवरी की थी उस समय। और उस समय फिर कमाते कैसे थे, होता क्या था उस समय? कमाई होती थी नहीं होती थी? अच्छी कमाई होती थी हम लोगों के तो। अच्छा, क्या करते क्या थे? हम लोग क्या करते थे कि हमने बहुत से क्लाइंट तैयार किए जो पैसे लगाने वाले थे। जब भी कोई पब्लिक इशू आता ना, तो उनको फोन करते, भाई इसमें पैसा लगा दो, तुम्हारी कमाई हो जाएगी। पब्लिक IPO पब्लिक इशू बोलते थे। कमाई कितनी होती थी IPO में? IPO में समझो तुम, कोई भी 5 रुपए का, कोई भी कंपनी में 5 रुपए का शेयर आता था। 500 रुपए का शेयर आता, मतलब कितने का साइज होता था? IPO साइज क्या होता था उस समय? 6 लाख से लेकर 10 लाख तक है रुपए। शेयर। अच्छा, शेयर 6 लाख शेयर से लेकर 10 लाख शेयर तक के IPO आते थे, बस। इससे ज्यादा बड़े IPO नहीं आते थे। बड़े IPO आए तो रिलायंस का आ गया। फिर उसके बाद में बड़े, जब स्टेट बैंक और ये सब आई ना, उसमें बड़े IPO आने लगे। लेकिन 90 तक इतने IPO, ये 6 लाख से 10 लाख, जिसको कोई भी मैनेज कर लेता था, कोई भी उसमें सट्टा मार लेता था। तो 6 लाख का IPO आया, सपोज करते हैं, उसमें 500 रुपए की एक एप्लीकेशन लगती थी, और आप कह रहे हो कि 500 रुपए की एप्लीकेशन में आपको 500 रुपए का ही प्रॉफिट होता था। हाँ। कैसे? ऐसे एप्लीकेशन, उसको जो ब्रोकर होता ना, कंपनी है, कंपनी के शेयर कैसे बिकेगी, क्योंकि इन्वेस्टर तो इंडिया में थे ही नहीं, बहुत कम इन्वेस्टर थे, जानते ही कम थे शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट को जानने धीरू भाई के आने के बाद में शेयर मार्केट चलने
चले गए लोग, क्योंकि धीरू भाई जब इशू लाया पब्लिक 77 में, तो धीरू भाई ने सबको कमाई दी, 78 में कमाई दी, 79 में कमाई दी, 80 में कमाई दी, तब लोगों को शेयर मार्केट का मालूम पड़ा। नहीं तो उससे पहले शेयर मार्केट जानते ही नहीं थे कोई भी, शेयर मार्केट क्या होता है। क्या हुआ, क्या ये DCM, JK, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, इनके शेयर के दाम 15 रुपया, 16 रुपया, 18 रुपया, जबकि साढ़े एक शेयर का दाम 50 रुपया, 100 रुपया होना। तो इतने सस्ते इसलिए कोई शेयर में जाता नहीं था, इस कारण से वहां पर शेयर का काम कम होता था। तो अब लोग जब लोगों को बुलाते, भाई देख तेरे 500 रुपया कमी हो रहा है, तो 500 के लालच को देख करके वो कमाई के लिए आते थे। तो 500 का लालच मिलता कैसे था, कैसे कंफर्मेशन है कि आपको 500 मिलेगा? भाई ऐसा है, जयपुर वाले ब्रोकर को पूछते थे भाई हमें क्या दोगे, वो कहता अच्छा ग्रे मार्केट में काम चल रहा है, मार्केट का। और स्टॉक एक्सचेंज में तो वही रेट, वही तो जैसे आज होता है वैसे ही काम होता था, लेकिन कंफर्मेशन सुबह से शाम को मिलती थी या दूसरे दिन मिलती थी, ये बात है उसमें। तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं, उस समय क्या होता था, ग्रे मार्केट में काम होता था। अगर आपने 500 रुपए लगाई एप्लीकेशन में, आप पहले ही 500 में बेच देते थे और बेच के ही काम करते थे, क्योंकि उसके अलावा किसी को भी कंफर्ट होता नहीं था, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यार मार्केट में कोई शेयर लिस्ट होगा, तब तक के लिए मैं रुकूंगा। क्या आप कभी रुके किसी शेयर के लिए? हम तो ये जो यहाँ पे एक हमारे पास एक पोथी पड़ी है, ये एक ऐसे शेयर्स की पोथी है जहाँ पे हम शायद रुक गए थे दादाजी। रुक गए क्या, वो तो गले में रह गए, कोई इनकार हो गया, तो ये सारे के सारे शेयर सर्टिफिकेट जीरो हो गए, जीरो वैल्यू इनकी, एकदम से जीरो वैल्यू। तो इसमें आप इनको आपने बेचा क्यों नहीं फिर उस समय पे? वो तो बिक नहीं रहे थे ना। नहीं, आप तो ग्रे मार्केट में बेच रहे थे ना। ग्रे मार्केट में उसमें नहीं बिक रहे थे, तो आपने चल जाएगा बाद में भाई देखकर चल जाएगा बोल के, ग्रे मार्केट में नहीं बिक रहा था, कोई ले ही नहीं रहा था। कंपनी के नाम सुनो, इसमें से सुनो, मैंने कम से कम 50% में शेयर बेच चुके। एक पार्टी ने कहा 3 रुपये में ले लूंगा, मैं कितने शेयर ले, बोले जितने आ जाओ ले जाओ, तो उसको जो पसंद है वो ले गया, बाकी छोड़ गया। नाम सुनना, उड़ीसा लैम्प्स लिमिटेड, इधर क्या है, जस्ट राइट एंटरप्राइज लिमिटेड, ओशो सेरेमिक लिमिटेड, रेडी फूड्स लिमिटेड, और ये नाम खत्म नहीं होंगे, रेडी फूड्स के तो बहुत सारे यार, रौनक एस्टेट लिमिटेड। तो इस तरीके के शेयर्स आते थे उस समय पे, जो शायद गले में रह गए एंड में, और आईपीओ में अपन बेच नहीं पाए। और ऐसे और इन्वेस्टर्स के भी रुके होंगे ऐसे शेयर्स, बहुत इन्वेस्टर बहुत पड़े हैं, बहुत के पास में से बड़े तेलिया भरी पड़ी है पुराने। तो फिर क्या हुआ, ये चेंज कब हुआ सिनेरियो? अब उस समय तो आप कमा रहे थे, आईपीओ में कमा रहे थे, आपका अच्छा काम चला था, फिर सिनेरियो कब बदला? सिनेरियो जब है कि हर्षद मेहता जैसे फेल हुआ ना, उसके फेल होते साथ में सब बेईमान हो गए। सब बेईमान हो गए मतलब? बेईमान मतलब कि जैसे किसी ने कहा कि मैं शेयर 500 में ले लूंगा, 500 लगा दो, तो 500 लगा देते, फिर लेने के टाइम में कहता नहीं था मैं तो नहीं लूंगा, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। उससे पहले बेईमानी नहीं होती थी? उसके पहले सब ईमानदार थे, कोई बेईमानी नहीं होती थी। और उसके बाद में उसमें उस समय बहुत सी पार्टियां फेल हो गई इसी ग्रे मार्केट के अंदर। पार्टियां जो फेल हुई ना, वो वहाँ मार्केट में नहीं हुई, बॉम्बे मार्केट में नहीं हुई, ग्रे मार्केट के अंदर पार्टियां, जयपुर की बहुत पार्टियां फेल हो गई। इसीलिए अपने को भी एक बार रोक के कोटा स्टोन्स के बिजनेस में जाना पड़ा था फॉर द टाइम बीइंग। ये बात है, अब तेरे बात समझ में आई, इसलिए करना पड़ा। और मन्नू मानक को सब लोग कहते हैं कि भाई वो मंदड़िया था, वो सिर्फ मंदी करता था, तेजी क्या था वो? कुछ नहीं था, उसके पास पैसे थे, वो मंदी भी करता था, तेजी भी करता था। उसने सिलटेप में तेजी की, मन्नू मानक ने तेजी करी। हाँ, सिलटेप पे, सिलटेप का भाव खुला था 10 रुपया, उसको जाकर के उसने लिस्टिंग कराई 115 रुपये की, 10 रुपये के शेयर की लिस्टिंग। हमसे लिया था उसने 5 रुपये में, 15 रुपये मिले, 10 रुपये का शेयर, भाई 5 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो ठीक है। और लेकिन उस लिस्टिंग जाकर के हुई हो 115 रुपया, वो सट्टा मारा उसने, लोगों से शॉर्ट ज़्यादा करवा लिया माल। कई लोग ऐसे तो होते थे, जैसे हम तो एप्लीकेशन लगा के पैसे लगा करके माल भेजते थे कि इतने पैसे लगाए इतना माल भेज दिया। कुछ लोग ऐसे थे कि अब एप्लीकेशन लगाते ही नहीं थे, ऐसे माल भेज देते थे फिर वो कहते थे कि अब साहब क्या भाव दे रहे हो वापस, बोला अच्छा ठीक है 5 रुपये मिल रहा है, वापस लियो 5 रुपये मिल लो। उसको फ्री में 5 रुपये, वो शॉर्ट मार दिए, उनके पास शेयर नहीं थे। ओ, और उनको सिलटेप में पकड़ लिया इसने। वो सिलटेप में सब ट्रेप हो गए, सब सिलटेप में हो गया। यूनाइटेड फास्फोर्स से मन्नू मार्क ने अटैक किया तेजी का। तो हमारे तो सब लोग ये मानते हैं कि मन्नू मार्क सिर्फ मंदी करता था। मंदी भी, वो तो मार्केट में मंदी अलग बात थी, वो तेजी कई शेयरों में से थे जो ग्रे मार्केट से जो आते थे ना, उसमें तेजी करता था वो। तो उसने यूनाइटेड फास्फोरस उसने 20 रुपये से लेना चालू किया, तो उसको जाकर के 65-70 रुपये बिकाए जाकर। यूनाइटेड फास्फोरस भी अच्छा, वो अच्छा, ये दो ही उसके सट्टे उसके फेमस हुए ग्रे मार्केट में। बाकी तो ये हारा किस से? एक तो हर्षद मेहता से तो हारा ही सही, या नहीं हारा? ये हर्षद मेहता से हारा नहीं है, हर्षद मेहता उसको नहीं हरा सका, सिर्फ धीरू भाई से हारा। सिर्फ धीरू भाई से हारा। हाँ, धीरू भाई को तो क्या कि धीरू भाई के वही ग्रे मार्केट में काम होता था। इधर में रिलायंस में ये तुम्हारे तो अभी क्या होता है, ऑप्शन होता है क्या, ये ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, उसमें भी रिलायंस में उनमें समय फ्यूचर ऑप्शन था, उस समय अलग था। उसमें बदला 15 दिन बाद में बदला दे दो और आगे कैरी ऑन कर लो,
बदला मीन्स ब्याज, एक तरह का ब्याज हो गया कि 15 दिन मैंने शेयर के। तो धीरू भाई ने कहा ठीक है। तो धीरू भाई ने क्या किया, सब लोगों से कहा मुझे डिलीवरी चाहिए, मैं किसी को बदला नहीं दूंगा। कोई शेयर अगर रख रखा है तो क्यों बदल दूंगा, मेरे से पैसा लो, मुझे शेयर दो। बदले का मतलब क्या होता है, एक बार समझाओ ना, काफी लोग नहीं जानेंगे। बदला का मतलब क्या होता है कि जैसे तूने शेयर बेचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और तूने शेयर भी डिलीवरी दे रहा हूँ, लो साहब शेयर लो, तो अगली पार्टी अगली कहती है अभी डिलीवरी हमें मत दो, तुम 15 दिन का ब्याज ले लो, ब्याज ले लो। 15 दिन जो शेयर को गया हमारा उसका ब्याज ले लो। अब ब्याज है और नीचे में 2 रुपये सैकड़ा भी होता था, ऊपर में 5-6 रुपये सैकड़ा था। 2% से लेके 5% पर मंथ का ब्याज होता था, महीने का 2%, साल का 20-25% हो गया वो। तो वो ऐसा होता है ब्याज में, उससे फर्क पड़ता है उसमें, तो बहुत ज़्यादा ब्याज लगता था। तो धीरू भाई ने क्या किया, धीरू भाई ने कहा सब बदमाशी कराई बंधुमानों को सब। तो उसने कोई बॉम्बे से, उसका फॉरेन में कोई दोस्त था पैसे वाला, उस पार्टी को उसने यहाँ बुला लिया, कहा तुम सब माल परचेज करो, जितना लोग बेचे सब माल परचेज करो, तुम चिंता मत लो। उसने माल परचेज किया कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और लोगों ने शॉर्ट मारा रिलायंस को कि रिलायंस टूटेगा, रिलायंस टूटेगा। रिलायंस जी का इश्यू आ रहा था तो ठोस शॉर्ट मारा। धीरू भाई ने कहा माल लाओ, अब माल किसी के पास है नहीं, अब सब लोग क्या करें, तो बोला नहीं है तो 25 रुपये दो, 100 रुपये का शेयर। उसके बाद धीरू भाई उल्टा मांग रहा 25 रुपये मुझे दो, एक्स्ट्रा दो, मतलब 25% मांग रहा एक्स्ट्रा। वरना नहीं मानूंगा मैं। नहीं मैं मुझे नहीं तो मुझे शेयर दो या 25 रुपये दो। वो अब 5-7 दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा और मीटिंग होती रही, CCI ने जैसे जैसे बीच में करके और धीरू भाई को इनको सब केस कब में सिक्कर करा करके इनका केस सलटवाया। सिर्फ धीरू भाई से आ रहा था बंधुमाड़ा, और किसी से नहीं आ रहा। बाकी हर्षद मेहता से तो वो फंस गया था, लेकिन उसने लास्ट में हर्षद मेहता का वो देख रहा था वो पैसा कहाँ से ला रहा है, बस वो पकड़ करके उसने और उससे खत्म कर दिया हर्षद मेहता को। अगर एक महीना हर्षद मेहता और निकाल देता ना तो ये सब धीरू भाई, ये सब दूसरे पार्टियां खत्म हो जाती, ये मन्नू मानक और ये बियर वाले सारे खत्म हो जाते हैं, सब बियर ऑपरेटर सब खत्म हो जाते। तो ये आपका 90s का समय हुआ, फिर आपने एक बार छोड़ दिया बिकॉज उस समय बहुत दिक्कत आने लगी, और फिर वापस से आप कब आए, एक्टिव कब हुए वापस से मार्केट में? लोग 96-97 में वापस एक्टिव हो गए थे और 2004-05 में तो बहुत लंबा काम करने लग गए थे। 2004-05 में? हाँ। तो उस समय काम कैसे चलता था 2004-05 में? उसमें हमने तो इन्वेस्टर बहुत तैयार कर लिए थे ना। तो फिर उसके बाद में कंप्यूटर भी आ गए थे, फिर उसके बाद में ये भी आ गया था, ये तुम्हारा डायरेक्ट वाला वो भी क्या कहते ऊपर एंटीना वेंटीना लगा करके वो सब भी आ गए थे। तो फिर तो सामने एकदम स्क्रीन के ऊपर काम होने लग गया था, तो फिर इजी हो गया था काम? इजी हो गया था काम, फिर बस एकदम इजी हो गया था सब काम। तो असली कहानियां 2000 से पहले वाली है? 2000 पहले वाले है। हाँ। अरे उस समय तो तुम लोग कर नहीं सकते थे। तो उस समय लोग ये शेयर्स को खरीद बेच भी करते थे क्या 1980s में? ब्रोकरेज कितनी थी? ब्रोकरेज उस समय 3% लगती थी, 1% हम लेते थे, 1% जयपुर वाला, 1% बॉम्बे वाला। तो बहुत महंगा है। महंगा 3% लगती थी ब्रोकरेज। अब तो हमारे 20 रुपए लगते हैं, उसमें लोग कहते हैं महंगा हो गया। ना 3% किसको कहते हो देख लो तुम। अब एक साइड की, दोनों साइड की? नहीं एक साइड की, बाय करने में 3%, सेल सेल कर दो वापस 3%। तो फिर तो ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर सकते। ट्रेडिंग कोई नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट ही करते थे, वो भी पकड़ के हम करवाते थे उनसे, ये लेके रख लो, ये लेके रख लो। उस समय ये कंस्ट्रक्शन के शेयरों में तेजी आई थी जबरदस्त एक बार। कंस्ट्रक्शन का शेयर कौन सा था, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कंस्ट्रक्शन में थी ना, उनको शेयर हमने दिलाए थे लोगों को 20-20, 25-25 रुपये पे, 2-2 हज़ार रुपये हो गए शेयर उनको। अरे मैंने कहा बेचो करोगे क्या, अब क्या पता, मैंने कहा क्या भरोसा फिर। तो कुछ लोगों ने तो हमारे घर से भेज दिया, कुछ लोगों के पास अभी पड़े, वो कचरा हो गया। अब वो कचरा ही हो गया। तो ऐसा है कि शेयर मार्केट उस समय तो बहुत डिफिकल्ट था, हमने तैयार किया यार इन्वेस्टर। तो आप जब तैयार करते थे, कुछ ऐसी गलतियां जो इन्वेस्टर उस समय करते थे, आपको लगता है यार तुम ये गलती मत करो? वो बहुत ज्यादा होशियार होते थे ना इन्वेस्टर, वो कम होशियार होते थे हमसे। हाँ। वो हमसे ज्यादा डेढ़ छाने बनते थे। डेढ़ छाने होते थे वो। अरे साहब आपने हमारे साथ ये किया, वहाँ वो तो इस भाव बोल रहा है, आपने ये भाव बोला, भाई वहाँ चला जा, दूसरा ब्रोकर अगर आपको सस्ता रहता तो वहाँ जा, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। और हमारे यहाँ काम पक्का सॉलिड होता था, हमारे यहाँ कोई भी डिफॉल्टर नहीं हुआ, हमने किसी का पैसा नहीं खाया। यहाँ कोटा के अंदर में तो टॉप ब्रोकर में रह गए अपन। तो एक बात बताओ, आपने अपने खुद के जीवन का सबसे बड़ा पैसा कौन से साल में कमाया? 2000 से पहले, बाद की बात छोड़ दो। 2000 से पहले तो बस वो हर्षद के टाइम में कमाया था, बस वो कमाया था उस समय ही। और लॉस सबसे बड़ा कब किया 2000 से पहले? लॉस तो कोई साल मेरे हुआ ही नहीं, लॉस तो ओवरऑल तो ऐसे कैसे यार, कभी तो हुआ ही होगा। कोई भी साल लॉस नहीं हुआ, लॉस का काम करते ही नहीं थे ना। अच्छा, क्योंकि अपना ब्रोकिंग भी था और दोनों साथ में था बिजनेस। काम इतना सॉलिड करते थे, कम काम करते थे। लॉस उनके होता था जो लाखों शेयरों में काम करते थे, जवान से 1 लाख शेयर बेचा, 50,000 शेयर बेचा, 10,000 बेचा। हम कभी ऐसा नहीं करते थे। पंकज दाता आके मेरे को शाम को कहता,
पापा जी आज उसकी वहाँ 2 लाख शेयर होगा। मैंने कहा अपने नहीं करना, और 2 लाख शेयर में जिसमें काम होना पार्टी फेल होगी, और वही वहाँ वो सब पार्टी फेल होगी। वो न तो देश की न किसी से लेस की, सब पैसे अपने भी डूबे हैं बहुत पार्टियों में, बहुत से पार्टियों में डूबे मतलब क्या हुआ? मतलब इन्वेस्टर माल बेच गए कि साहब मैं शेयर बेच देना आप मेरे, और फिर उस ग्रे मार्केट में, और एप्लीकेशन लगाई नहीं, उसके शेयर आए नहीं, तो फिर उसमें तेजी आ गई, तो अपने नुकसान अपने को देना पड़ा। तो अपने को तो आगे शेयर देना पड़ेगा, अपन तो अपना बेच रहे हैं ना, उसको मालूम थोड़ी है किसे लिया अपन। तो इसलिए उसमें पैसा बहुत अच्छा, दूसरी पार्टी हमारे पैसे बाकी थे, तो वो पैसे उन्होंने नहीं दिए। साहब क्या करें, नहीं है देने को, क्या करेंगे, ऐसा करके बहुत। चलो, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट में मजा आया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया 2000 तक का, और 2000 के बाद की क्या कहानी है, प्लस आप अगर ये भी चाहते हो कि दादाजी के एक्सपीरियंस से क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पे प्यार देते हैं तो हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 लाने की भी कोशिश करेंगे।